नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है प्राइम डिबेट का। वक्त बिल को लेकर देश भर में एक बार फिर से माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले देश भर में इसको लेकर जमकर सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। संसद और हंगामा एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। बीते कुछ समय में संसद में जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो ना हो, लेकिन हंगामा होना तय है। ऐसे ही आसार एक बार फिर बन रहे हैं। दरअसल पूरा मामला वक्फ संशोधन बिल के संसद में पेश होने से जुड़ा हुआ है। फिलहाल जहां देश भर में AIMPLB के लोग ईद के मौके पर वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी के साथ नमाज अदा करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कई अन्य लोगों ने इस बिल का समर्थन भी किया है। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशी काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ में संशोधन की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग तब चौंक गए जब केरल के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। उनका कहना है कि मौजूदा वक्फ कानून के कई प्रावधान संविधान और देश के सेकुलर प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि वक्फ को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। लोगों को झूठ बताया जा रहा है कि उनका घर छिन जाएगा, कि संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ बने सभी प्रावधानों को संशोधित किया जाना चाहिए और साथ ही संविधान प्रदत्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुसलमानों का जमीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? साल 2024 में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया था। बाद में 8 अगस्त को JPC के पास विधेयक को भेजा गया था। सरकार की ओर से पेश विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। जगदम्बिका पाल को JPC का अध्यक्ष बनाया गया था। कई बैठकों के बाद जनवरी के आखिरी में JPC की रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें विपक्ष के तमाम प्रस्तावों को नकार दिया गया। बैठक में कुल 44 संशोधनों पर चर्चा हुई और 28 जनवरी को सर्कुलेशन 29 को अडॉप्टेशन हुआ। विपक्ष के सभी प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिए गए और 14 संशोधनों को किया गया स्वीकार। बजट सत्र के दौरान JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को समिति की रिपोर्ट सौंपी। 655 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से दिए गए सुझाव को शामिल किया गया था। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक बताते हुए दावा किया था कि यह कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा, जिसके बाद हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें देश के तमाम विपक्ष के नेता शामिल हुए। फिलहाल मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और ऐसे में बिल संसद में पेश होता है तो उस पर चर्चा करने और पास होने के लिए 2 दिनों का समय होगा। फिलहाल एक बात तो तय है कि बिल के पेश होने के बाद संसद में हंगामा होना लाजमी है। वक्त संशोधन बिल संसद में पारित हो पाता है या फिर 2 दिन महज हंगामे की भेंट चढ़ने वाले हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो वक्फ बिल को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह पर, साथ ही राजनीति भी काफी ज्यादा गरमाई हुई नजर आ रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज इसी पर प्राइम डिबेट में खास चर्चा के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ BJP से आशीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री लल्लन राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज खास चर्चा में, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में। सबसे पहले पंकज रस्तोगी जी आपके पास जाना चाहूंगी। लगातार देखा जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, हंगामे चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि लोकसभा का गणित जो है आखिर क्या कहता है? पंकज रस्तोगी जी। देखिए, पहले तो यह समझ लीजिए 1954 में देश में वक्फ बिल लाया गया था, वक्फ अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद 1995 में उसमें बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और मनमोहन सरकार जो 2013 में जा रही थी तो उसने जाते जाते दिल्ली की प्राइम संपत्तियों को वक्फ को
दिल्ली सरकार की बहुत प्राइम संपत्तियों को वक्फ को दे दिया था। तो और दूसरी बात है, आज 9,40,000 एकड़ जमीनें जो वक्फ बोर्ड के पास हैं, उसका कोई लेखा जोखा अगर कहा जाए कि किसने उसको वक्फ किया। वक्फ दो तरीके के होते हैं, अलल औलाद और अलल खैर। तो ये शिया सुन्नी दोनों समुदायों में ये चीज होते हैं। अलल औलाद का मतलब होता है कि अगर जो व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो वो मतलब अपने परिवार का ही उसका मुतवल्ली बनाता है, उसके परिवार के लोग ही वक्फ बोर्ड की सहमति से मुतवल्ली बनते हैं। मतलब मुतवल्ली मतलब मैनेजर, प्रबंधक, उस संपत्तियों के प्रबंधक बनते हैं और वही ये सब काम करते हैं। और जो लोग अलल खैर के तहत अपनी संपत्तियों को देते हैं तो उसका स्वामित्व पूरा जो है उसका देख रेख करने का काम वक्फ बोर्ड करता है, वही मुतवल्ली तय करता है, वही मुतवल्ली बनाता है, मुतवल्ली माने प्रबंधक वो बनाता है। इस तरह का होता है और इसके लिए देखिए संशोधन बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए अभी कुंभ के समय क्या हुआ। कुंभ के समय देखिए ये बात कही गई कि 55 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ की है, जहां पर कुंभ का आयोजन हो रहा था। कितनी हास्यास्पद बात थी। उसके बाद योगी सरकार ने जब भ्रिकुटी तानी और सब चीजें हुई तो उसके बाद वो लोग पलट गए और पलट गए, अपनी बातों से पलट गए और उसके बाद उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। तो इस तरह से देखिए, और सीधी सी बात है, किसी भी चीज को अगर आप वक्फ करते हैं, आप उसमें दावा करते हैं तो उसके बाद उसका एस्पेक्ट भी सुनिए, जिसकी संपत्ति जा रही है उसका दावा सुनिए, उसको क्या नाम है कोर्ट में चैलेंज हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, आपका एक ट्रिब्यूनल बना हुआ, वही सुनवाई होती है और कुछ होता नहीं है। और जिसके चलते देखिए लाखों एकड़ जमीनें, 8,70,000 मतलब टोटल संपत्तियां हैं और 9,40,000 करीब जो है एकड़ जमीनें वक्फ के पास हैं, जो एक देश में बहुत बड़ी ताकत है। क्या इतने लोगों ने वक्फ किया है क्या, या इतने लोगों ने वक्फ को इतना दान किया है क्या? तो मुसलमान समुदाय का कोई विकास नहीं हुआ। मुस्लिम समुदाय की सबसे निचली जाति है पसमानदा समाज और राइनी समुदाय, तो उनको जो कबड़िये होते हैं उन लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। वक्फ बनते किस लिए? वक्फ इसलिए तो बनाया गया था कि मुस्लिम धर्म के जितने लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जितने लोग हैं, उनका विकास हो, उनको समाज की मुख्य धारा से जुड़े, मदरसों के माध्यम से वो और तरक्की करें। प्रधानमंत्री मोदी का तो एक स्लोगन रहा है, उनका एक स्लोगन रहा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, ये उनका नारा रहा है मुस्लिम समुदाय के लिए। लेकिन जो मुसलमानों के रहनुमा है वो उनको बरगलाने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर ठगने का काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे आपके अखिलेश यादव 12 से 17 का कार्यकाल रहा हो, जिसमें 1300 करोड़ रुपए जो है वहां आपके उसकी जमीन कब्रिस्तान की भूमि के लिए आपके अखिलेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल के लिए। लेकिन हिंदुओं की क्या नाम शमशान की भूमियों को के पे तमाम जो है आज देख लीजिए कि शमशान की भूमियों पे कोई बाउंड्री वाल की सुधि नहीं आई, जबकि बहुसंख्यक आबादी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हिंदू आबादी है। लेकिन इस तरह का कोई कृत्य नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी ने इस तरह का हमेशा सिर्फ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का कृत्य किया। और सवाल इस बात का है, अगर आप जो गणित की बात कर रही हैं तो देखिए ये निश्चित मान के चलिए एनडीए सरकार एक बहुमत की सरकार है। एनडीए सरकार, उसको चिराग पासवान के सांसदों का बहुमत प्राप्त है। उसके बाद आप देखिए नीतीश कुमार जो बिहार से हैं, जेडीयू है, उनका समर्थन प्राप्त है। और उसके बाद एनडीए के बाद, उसके बाद बीजेपी के पास खुद 240 सीटों की संख्या है। और सबसे बड़ी बात है चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा से हैं, कई वर्षों के बाद उनकी सरकार वहां पे बनी है, वो बीजेपी के ही सहयोग से बनी है। तो ये भी सब समझ लिए। इस तरह से अगर गणित की बात करें तो बीजेपी बहुत आसानी से 272 का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। और दूसरी बात, अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी का परचम लड़ा है, बीजेपी ने, एनडीए ने वहां विपक्ष का महागठबंधन सरकार का सुपड़ा साफ कर दिया। तो आप ये देख के चलिए कि वहां पर जो सांसद शरद पवार की पार्टी के हैं चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं, उनकी बड़ी तादाद है। वो भी क्या नाम है उनके साथ में कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से साथ में। और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात केरल के, देखिए केरल के जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया और उन्होंने अपील किया कि केरल के सांसद इसमें जो है समर्थन करें, इस बिल का समर्थन करें। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक मिनट, कहीं ना कहीं ये बिल मुसलमानों के हित के लिए है, उनके लिए कहीं नुकसानदायक नहीं, ना किसी की मस्जिद जा रहे हैं, ना किसी की क्या नाम है कब्रिस्तान जाएंगे। सरकार की ना कोई ऐसी मंशा है। जिस समय 370 का आया था बिल, उस समय भी ये झमेला हुआ था। उस समय भी विपक्ष ने बहुत हो हल्ला मचाया था कि खून की नदियां बहेंगी और ये होगा वो होगा, कश्मीर में पत्थर ढेले चलेंगे, तमाम तरह के एस्पेक्ट रखे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
तो इसलिए, और 3 तलाक का मुद्दा आया था, मोदी जी ने उसको भी मुस्लिम महिलाओं के जो ऊपर जो मुसीबत थी उसको निकालने का काम किया। तो इसलिए देखिए, जनता को भड़कलाने का काम मत करिए। और ठीक है पंकज वो रस्तोगी बिल जी, के ठीक है। ऊपर जिस बहस होगी तो निश्चित रूप से उसमें जी, आप जी। सार्थक बहस करिए। ठीक है। और जेपीसी ने तो अपनी रिपोर्ट सौंपी दी है। ठीक है, ठीक है। बीजेपी से आशीष तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आशीष तिवारी जी, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि इस बिल को लेकर सियासी हंगामा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एनडीए की अगर बात करें कितना तैयार है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो ये बता रही है कि ये जो बिल ला रही है सरकार वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। जवाब दीजिए आशीष जी। देखिए प्रिया जी, ये असंवैधानिक है कि संवैधानिक है, इसके लिए जेपीसी की जो कमेटी बनी थी उसमें करीब 57-58 बार इस पर चर्चा हुई है और उसके बाद में रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद सदन में भी चर्चा के लिए है। तो क्या असंवैधानिक है? मुझे लग रहा है कि जो पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उनको ये बताना चाहिए कि इसमें असंवैधानिक क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके ये विरोध में है। ये सारी चीजें बताएं। बरगलाने के अलावा बाकी तो कोई बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाली बात करें। फैक्ट्स रखें, ये बताएं कि नहीं, इससे अगर ये बिल मंजूर हो जाता है, पास हो जाता है, तो इससे मुसलमानों को ये नुकसान होगा। वो नुकसान बताएंगे कि इसमें ये चीज की कमी है। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? चूंकि इनके पास ये जानते हैं कि कोई भी ऐसी बात इस बिल के अंदर में नहीं है जो मुसलमानों को नुकसान दे रही हो, बल्कि सारे फायदे की चीजें। ये जब आएगा तो आप देखिएगा खुद। और मुझे तो ये भी पता है कि अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको शायद पता भी नहीं होगा कि उस बिल में बातें क्या क्या है, लेकिन हाँ, अभी आप सुनेंगे कि वो बताएंगे कि उसमें क्या मस्जिदें छिन जाएंगी कि कब्रिस्तान छिन जाएंगे, जबकि इस तरीके का कुछ नहीं है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस बिल से मुसलमानों का कुछ छिनने वाला नहीं है, बल्कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता के लिए है। पारदर्शिता आ जाएगी। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो इस वक्फ पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं। आप अगर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखें तो पता चला है 3000 करोड़ से ज्यादा का जो वक्फ की जायदाद है उसके ऊपर उनका स्वयं का कब्जा है। तो वो क्यों चाहेंगे कि इसमें पारदर्शिता आ जाए? पारदर्शिता आ जाएगी तो जो आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वक्फ का मतलब होता है जो दान करी जाती है अल्लाह के लिए जमीन, और उस वक्फ में जो भी मुसलमान है, जो गरीब है, उसको उससे सहायता प्रदान करने की एक सिस्टम है, उसका एक प्रणाली है। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा कि आज तक इतनी बड़ी जमीन 9.5 लाख हेक्टेयर एकड़ ये जमीन जो इनको वक्फ के पास में है, इसमें इस वक्फ बोर्ड ने कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, कितने मुसलमानों को घर दे दिया, कितने मुसलमान बेटियों की शादी करवा दी? कुछ तो बताए ना कि ये करते क्या है इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ, जबकि वक्फ में मैं आपको बताऊं कि कोई जमीन बेचने का कोई भी प्रावधान नहीं, लेकिन इसमें जमीनें भी बेची जा रही हैं, उनका कॉमर्शियल प्रयोग भी करा जा रहा है। तो इससे जो आम मुसलमान है उसको जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा है, और ये लोग वक्फ के नाम पर एक बड़ी जमीन का अतिक्रमण कर कर बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि जब ये चीजें पारदर्शिता के साथ में साफ साफ होकर आएंगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिलहाल वक्फ का जो बिल है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और हमारे पास संख्या भी है, हम इसको जरूर और जरूर लागू करा कर रहेंगे। ठीक है आशीष जी। समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री ललन राय जी हमारे साथ जुड़े हुए। ललन राय जी, लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी कई तरह के सवाल उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो ये बिल है वो मुसलमानों के हित में ही है। आखिर क्यों दिक्कतें हो रही है विपक्ष को? उन्हें तो और समझाना चाहिए, फायदे बताने चाहिए, लेकिन उल्टा विरोध कर रही है। जवाब दीजिए। ये कहना है कि देश के अंदर एक समुदाय मुसलमानों का भी बड़ा समुदाय है, और हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आज सवाल इस बात का है कि लगातार मंदिर मस्जिद मुसलमानों की बात,
हेलो हेलो लगातार इनके इरादे जी। देख हाँ भैया। लीजिए। ये कुल मिलाकर के इतने बड़े समूह को, एक समुदाय को कम से कम ये करना चाहिए कि जैसे कि ऑल अपोजिशन के लोग बैठे, ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बहुमत में हो, आपके साथ चंद्रबाबू नायडू का है समर्थन है, नीतीश जी का समर्थन है, आप बहुमत में आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देश के अपोजिशन के लोग और देश की इतनी बड़ी बात है, इसको बैठ करके चर्चा करा करके ये देखना चाहिए कि हमें ये बिल लाना उचित होगा देश के हित में या नहीं होगा। इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर जो इतना बड़ा जो स्थिति पैदा होने जाएगी और जो हो जाएगी, इसका जिम्मेदार ये सरकार होगी। और इस कहां से कहां जाएगा। आज वक्फ बोर्ड की जहां तक सवाल है कि लोग उस वक्फ बोर्ड में लोग दान देते हैं, वो वक्फ बोर्ड में आता है, उसके बाद गरीब है, मदरसा है, स्कूल है, उनमें जाकर के वक्फ बोर्ड के मेंबर के द्वारा कोई चीज अगर पास होती है तो उनको जो है सहयोग किया जाता है, चलाया जाता है। लेकिन इस तरीके की चीजें को ये देखना चाहिए कि हमारे जो है ये विरोध कितना है, अब विरोध पर कितना है, इस पर जो है बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग से इसको पहले जो है अपोजिशन को भी बैठा करके और बिल्कुल देश हित में इस विचार करना चाहिए कि बिल लाना उचित होगा या नहीं। ठीक है ललन राय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरिनाथ उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है आशीष जी, आऊंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले हरिनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहूंगे। हरिनाथ जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि जब सीएनआरसी लेकर आए तब भी तकलीफ हुई, और अब जब वक्फ बिल की बात की जा रही है तब भी तकलीफ हो रही है, आखिर क्यों? जब देश की एकता और अखंडता हाँ पर चोट पहुंचाई जाती है तो हमको तकलीफ होती है। देश की धार्मिक सद्भावना पर चोट पहुंचाई जाती है तो हमको तकलीफ होगी, और हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संसद की सड़क तक आवाज उठाते हैं, और आप जानती हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, मोहब्बत की दुकान भी चलाई एक प्रतीक के रूप में। जो देश में नफरत इधर 10 सालों में बढ़ी है, उसको कम करने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें काफी सफलता भी मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सभी के प्रयास को जो है नगण्य करने के लिए, कभी एनआरसी, कभी जो है वक्फ बिल, तो कभी किसान बिल, कभी नोटबंदी जैसे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले निर्णय, जीएसटी। आप बताइए, नोटबंदी किया था प्रधानमंत्री ने, क्या वादा किया, क्या फायदा हुआ? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ कितने गर्त में चली गई? जीएसटी ले आते हैं, व्यापारियों को लाभ बताते हैं, व्यापारी परेशान। किसान बिल लाते हैं, किसान ने तो नहीं कहा, किसानों ने तो विरोध किया। 700 से अधिक किसान मारे गए, तब इन्होंने जाकर बिल वापस किया। उस 700 किसान को मारे जाने के कौन जिम्मेदार है? अगर उस समय विपक्ष की बात मान लिए होते तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती। उसी तरह से ये वक्फ बिल भी ला रहे हैं। वक्फ बिल का इनका एक ही उद्देश्य है, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करना, जो 10-11 साल के चला रहे हैं। देखिए, ये अगस्त में ये लाए थे 2024 में, और लोकसभा में और राज्यसभा में भी लगभग 119 साल तक इनकी एनडीए की और बीजेपी मिला के 293 इसमें थी। लोकसभा में चाहते तो पास हो जाता, लेकिन ये इतने दिन तक मीडिया को छोड़े हुए थे कि मीडिया इस पर चर्चा करे, 80-20 हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कितने सफल हो रहे हैं। इसलिए ये इतने दिन तक इसको लिए और नाटकीय ज्वाइन, जब इनके सहयोगी दलों ने आंख थोड़ा दिखाया, अपने वोट बैंक उनकी चिंता थी, वो भी ऊपर से। देखिए, नीतीश कुमार की जब मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है 11 साल से लगभग, बहुत ज्यादा, एक बार भी आवाज नहीं उठाई, और ये दिखाने के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, बिहार में चुनाव आ रहा है, वक्त बिल को हम ये सुझाव के साथ
पास ठीक है। करने का समर्थन करेंगे। अभी अभी समाचारों में आ रहा है कि अब हो गया है कि 2025 के पहले तक जो संपत्ति है वो रहेगी बिल्कुल। मुख्यमंत्री की। और इसी ये सब जो है बस इनको पोचारा दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार नायडू जी ये कह दे कि हमने देखिए मुसलमानों के हित में ये काम करवा दिया और समर्थन कर दिया। अब ये बिल पर कल पास होना है, पेश होगा, देखिए क्या होता है। और आज अभी विपक्षी गठबंधन की भी मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार जी वहां मिल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, इस पर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कुल मिला जुला के ये आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहा करते थे झूठ बोलकर कि मंगलसूत्र चला जाएगा, भैंस तोड़ ले जाएंगे, क्या वो सही बोले थे? ठीक है। इसी तरह से वक्फ बिल के भी ये जो है तथाकथित लाभ गिना रहे हैं, वो लाभ नहीं है। आप बताइए प्रिया जी, किसी को चाबी देकर उसका घर आप ले लें, जैसा कि बिहार के गौर सिंह रहे जो एमएलसी जेडीयू के बहुत खास है नीतीश जी को, उन्होंने भी कहा ये बात कि हम इसका विरोध करते हैं। तो इनकी पार्टी में भी स्पष्ट नीति नहीं है कि विरोध करेंगे समर्थन करेंगे, ये लोग अपना लाभ हानि देख ठीक रहे है हैं। हरिनाथ जी, लेकिन सरकार यही कह रही है कि मुस्लिमों से कुछ छीना नहीं जा रहा है। आखिर विपक्ष बार बार गलत मैसेज क्यों दे रहा है, क्यों गलत संदेश पहुंचा रहा है मुस्लिम समुदायों के बीच में? अरे प्रिया जी, हमने किसान बिल पर गलत विरोध किया था, क्यों वापस कर लिया इन्होंने? अभी जो है प्रसार भारती आदि पर इन्होंने वापस किया, यू टर्न किया, कई मुद्दे पर यू टर्न किया। हम विरोध गलत कर रहे थे, क्यों आपने वापस कर लिया? क्यों जेपीसी में भेज दिया? और वो बस नाटक किया। जेपीसी में विपक्ष के सुझाव को स्वीकार भी नहीं किया गया। बिंदुवार चर्चा करना चाहिए, कहाँ किए? वहाँ तो रोज लड़ाई झगड़ा करते कराते रहे, एक भी मुद्दे नहीं कोई। अरे भाई, जिस तरह से झूठ ही मान लिया जाए, नीतीश कुमार जी नायडू जी की आप बात मान रहे हैं, उसी तरह से विपक्ष की भी बात मान लेते। जो उसको सुझाव देता उसको आप स्वीकार करते, फिर ले आते। भाई आप विपक्ष को तो कुछ मान ही नहीं रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि विपक्ष मान रहे नहीं रहेगी तो हम बर्खास्त कर देंगे, निलंबित करके बिल पास करा देंगे। 140 सदस्यों को इन्होंने निलंबित करके बिल पास भी कराया है। तो देखिए जिस तरह से संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं के साथ, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ये विपक्षी दल के महत्व को एकदम नजरअंदाज कर रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं पिछले लगभग 11 साल से, और ये हमारी लोकतंत्र को एकदम खत्म करने पर आमदा है। लेकिन हम विपक्षी लोग लगे हुए हैं, ये होने नहीं देंगे इनको। ठीक है ना जी, ठीक है। आपके सवालों के साथ आशीष जी के पास आना चाहूंगे। आशीष जी अपनी बात रखिए। ये बार बार तानाशाही के सवाल खड़े किए जा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए यही है विषय की अधूरी जानकारी जब होती है तो यही होता है। ये जेपीसी क्या है, जेपीसी क्या होता है? ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? इसमें क्या समाजवादी पार्टी और जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं उनके कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे? सारे लोग थे उसमें, सारे लोगों ने अपनी बात करी है, और बात करने के बाद में वहां पर उसकी जो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो फाइल भी हुई है, और उसमें जिसने जो सुझाव दिए हैं वो भी लिखे गए हैं। 200 से ज्यादा पन्नों में तो खाली विपक्ष के जो सुझाव है वो लिखे गए। लेकिन ये लगातार झूठ बोलने की प्रवृत्ति इनकी खत्म नहीं हो रही है। ये खटाखट वाले लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं कि वो किसानों का जो था वो क्यों फिर वापस ले लिया। अरे मानवीय आधार पर आपने इतना बरगलाया किसानों को। किसान बड़ा सीधा होता है, आपके बरगलाहट में वो आ गया, लेकिन अगर इतना ही उसको इस बिल से दुख, वो जो किसान आंदोलन था और वो जो काले कानून जिनको आप कहते थे, जो कानून लाए गए थे, अगर वाकई में किसानों के वो हित में नहीं था तो हरियाणा को चुनाव फिर ये भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई? हरियाणा में तो जवान किसान ही है, वहां पर किसानों ने भी वोट दिया, जवानों ने भी वोट दिया। तो आपकी बरगलाने वाली जो स्कीम थी वो किसान समझ गए, और उन्होंने हरियाणा में अपना विरोध भी आपको प्रदर्शित करा दिया। तो आप इस तरीके की बरगलाने, आपको बिल के बारे में नहीं पता है, लेकिन लगातार तानाशाही है। तानाशाही काहे की तानाशाही? जेपीसी क्या है ये? जब आपको विषय की जानकारी हो महोदय तभी आप बोलिए। टीवी पर बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं, सदन में आप झूठ बोल रहे हैं, मीडिया में आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पुलिंदा बना के आपने रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर दिया। आपको पता तक नहीं है कि उस बिल में क्या पॉइंट्स हैं, लेकिन आप वही रटी रटाई जो पिछली बातें हैं जो आप रट कर आते हो, वही रट कर यहाँ पर बोलने लगते हो। आपको पता होना चाहिए
ये सर्वसम्मति से इसका बिल है और इस पर अभी चर्चा भी 8 घंटे की होनी है कल। और वो चर्चा किस बात की, फिर काहे की तानाशाही भाई? तानाशाही का मतलब ये होता है कि कोई चर्चा नहीं, कोई जेपीसी नहीं, कोई बात नहीं, अपने मन से सिर्फ बिल पास करा लिए, जैसे आप लोगों की सरकार में होते थे। उसको तानाशाही कहते हैं महोदय। आप ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल लाई हो बिना चर्चा के, आज तक उसने कुछ भी नहीं करा, भले वो पूर्ण बहुमत की सरकार में रहे हो। हम चाहे धारा 370 की बात कर रहे हो, 3 तलाक की बात कर रहे हो, हमने प्रॉपर तरीके से चर्चा करी है सदन में, उसके बाद में हम लाने का काम करते। आप लोग यहाँ बैठकर झूठ बोलने का काम ना करें, कोई तानाशाही नहीं है। प्रिया जी, साफ सीधी बात है, मुसलमानों के हित का है। और आप देखिएगा इन लोगों का मुंह उस समय चिढ़ा हुआ आप देखेंगे जिस समय ये बिल पास होगा और मुसलमानों को पता चलेगा कि हकीकत में ये बिल है क्या। आप पारदर्शिता नहीं लाने देना चाहते हो, उसके मैंने रीजन बताया, चूंकि कुछ मुट्ठी भर लोग उनमें से हो सकते हैं कि इन पार्टियों के भी नेता हों जो नहीं चाहते हैं कि नहीं ये सारी चीजें आए। मतलब जो अजमेर दरगाह के जो चिश्ती के हैं मेन, वो तक, मतलब वो मुसलमान हैं, वो तक कर रहे हैं। हरिनाथ आशीष तिवारी जी वो कह रहे हैं 12 घंटे चर्चा करिए, सरकार कह रही है हम तो सिर्फ 8 घंटे चर्चा करेंगे। नहीं, 12 घंटे और 8 घंटे का कोई वो प्रश्न नहीं है। अगर समय लगेगा कि और बढ़ाया जाए तो कोई ऐसी कसम खा के कोई थोड़ी बैठा जाता, नहीं 8 घंटे हो गए अब खत्म हो गया। इसको भी मुद्दा बना रही है विपक्ष, क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 11 साल से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा। अरे हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसके लिए भी कभी बोल लो, क्या सिर्फ तुष्टीकरण करोगे? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी कि नफरत की दुकान लेकर वो चल रहे थे। हर स्टेट में हर एक से वो उसकी जाति पूछते थे, तुम अपनी जाति बताओ। पत्रकारों से जाति पूछते थे, जो सड़क चल रहा है आदमी उससे जाति पूछते थे। आप जाति का जहर घोलना चाहते हो और आप बता रहे हो यहाँ पर कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान लेकर घूमते हो आप लोग। और इसी वजह से आपका ये हाल है आज हिंदुस्तान में। आप सबसे पहली यहाँ की पार्टी और इतना बड़ा आपका कद था, आज आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कंधों पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हो बनना आपकी हैसियत नहीं है। आप अगर समाजवादी पार्टी आपको हाथ छोड़ दे तो आप यहाँ जमानतें आपकी जब्त हो रही है। आप कैसी बात करते हो भाई? और यहाँ हिंदू मुस्लिम खाली सिर्फ तुष्टीकरण आपको करना है, यही आपकी जातिगत राजनीति ही रह गई है क्या? अरे विकास के मुद्दों पर हमको घेरिए ना। हम तो कहते हैं आप हमको बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, रोजगार, इन पर बात करिए ना। क्या हिंदू मुस्लिम मचा रखा? ठीक है आशीष जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी के पास आना चाहूंगी। पंकज जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार बयानबाजी चली रही है और कल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिल को पेश किया जा सकता है, समय भी दे दिया गया, लेकिन क्या लगता है कि इसका कितना असर चुनाव में देखने को मिलेगा? अभी बिहार में चुनाव है और ऐसे में क्या लगता है मुस्लिम वोट पर कितना असर जो है वो पड़ने वाला है? देखिए, मुस्लिम वर्ग भी बहुत सा जो मुस्लिम समुदाय वो भी समझ चुका है। और दूसरी बात है 9,40,000 एकड़ 1954 में कानून लाया गया था, आज 71 साल हो चुके हैं, और 9,40,000 एकड़ जमीन और 8,70,000 प्रॉपर्टी पूरे देश में। क्या मुसलमानों का समुचित विकास हुआ? जो वो बिल बने हैं वो किसके लिए बने हैं? मुस्लिम समुदाय के विकास उन्मुख योजनाओं के उसके क्रियान्वयन के लिए बने। लेकिन मुस्लिम समुदाय का कोई लाभ नहीं हुआ, उनकी जो तमाम लोग हैं उनका कोई वो नहीं हुआ। और जिस तरह से गरीबी और बदहाली, ये सब तमाम चीजें देखने को मिली है 71 साल में। और जब से मोदी सरकार 2014 से पधारी हुई है, उसने मुसलमानों के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की। आप देखिए, मकान दिए उन्होंने, प्रधानमंत्री आवास 1,40,00,000 में 35% मकान मुसलमानों को दिए। मुस्लिम वर्ग अगर बीजेपी को वोट देता है चाहे नहीं देता है, इससे मोदी जी का कोई विजन क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो अत्याचारों का कोई आंकड़ा नहीं दे पाते। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने स्वयं एक उसमें इंटरव्यू में कहा है कि जो सर्वाधिक सुरक्षित अगर उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान हैं। और अन्य उसमें देखिए कोई दंगे नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के शासन में क्या होता था? 815 दंगे होते थे, उसमें हिंदू मुसलमान सभी मारे जाते थे, सभी के घर मकाने जल जाते थे, तो ये भी सब खेलते होता था। और जब से योगी आदित्यनाथ के सरकार के 2017 से 25 तक 8 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। तो कोई भी मुसलमान या कोई भी, सभी सुरक्षित है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, इस बिल के आने से मुसलमानों का समुचित विकास होगा और मुस्लिम वर्ग की जो सुधि नहीं लोग लेते हैं, सिर्फ उनको
एक पेंडुलम की तरह इस्तेमाल करके सिर्फ उनसे वोट लेना जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? इतने वर्ष उनकी सरकार रही, उन्होंने मुसलमानों के लिए कौन से क्रियान्वयन कार्य कर दिया और किस तरह के कार्य किए? कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको ठगने का काम किया। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार को देखें तो तमाम, चाहे आवास हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे आपके आईएएस पीसीएस की परीक्षाएं हो, सब में देखिए आज आईएएस की परीक्षाओं में 46 मुस्लिम बच्चों ने जो है उसमें आईएएस को बीट किया, क्वालिफाई किया। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और देश में कितने डॉक्टर मुसलमान बच्चे बने हैं, तो ये गर्व की बात है। तो आज जो है मुस्लिम वर्ग अपने बच्चों को पढ़ाने की ओर अग्रसर है, उनको हर तरह से संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, वो वहां वोट का सवाल नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और रहा सवाल, देखिए ये अभी जो बिल आने वाला है, एनडीए के पास पूरा बहुमत है, निश्चित रूप से ये मान के चलिए रिया जी कि ये बिल पास होकर रहेगा। और मुस्लिम वर्ग क्योंकि देखिए इनकी शंका, देखिए ये लोग सिर्फ चाहे ईद की नमाज हो, चाहे और अन्य रोजे का टाइम हो, ये लोग अलविदा की नमाज हो, ये लोग सिर्फ मुस्लिम वर्ग को बरगलाने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। उनको बरगलाया उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बिल में क्या क्या खामियां हैं। किसानों के हित का काला कानून चिल्लाते हैं, लेकिन किसानों के लिए क्या 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आज एमएसपी को बढ़ा, कितनी दाल दलहन, कितनी फसलों को एमएसपी में लाने का काम किया, तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और आज आप देखिए गन्ने का समर्थन मूल्य हो, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो देखिए बढ़ चुका है। उसका समुचित लाभ क्या नाम है हमारे आज किसानों को मिल रहा है। और किसानों को 12 से 13 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और वो देखिए उनको बकायदा सम्मान निधि दी जाती है। जिस समय सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी, उसी समय ये विपक्ष कहता था ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज देखिए कितनी किस्तें जारी हो चुकी हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ का जो विजन है वो एकदम स्पष्ट है। उसमें सभी वर्गों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्गों का समावेश है। इसीलिए देखिए केरल के लोग, और चाहे वो मौलाना चिश्ती हो अजमेर के, सभी समर्थन की ओर आतुर है। वो ठीक है, इस तरह से उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए जनता सब कुछ समझती है। और ये सोचना है कि नहीं वो इलेक्शन में उसका फर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ देखती है। आज देखिए मोदी किट लोगों को दिए गए, 32 लाख किट बांटे गए, इसमें सेवैयां दी गई, सब दी गई। तो ये मोदी सरकार का एक विजन है। ईद के मौके पे गरीब महिलाओं को, सबको उन्होंने उस तरह का सम्मान दिया। तो ये सब चीजें खाली विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और सवाल यह है, समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ठीक है आपने झूठ का नैरेटिव फैला के 37 सीटें जरूर प्राप्त कर ली, लेकिन उपचुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो गया। योगी आदित्यनाथ ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। 10 में से मात्र 2 सीटें आपको मिली। और जब आप जोर जोर से चिल्लाते थे कि सत्ता का सेमीफाइनल है, अरे 2027 का विधानसभा का सेमीफाइनल है, लेकिन जनता ने आपको कुछ नहीं सुना। उसमें मुस्लिम वर्ग की भी सीटें ऐसी रही जहां पर बीजेपी ने कमल खिलाने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की भी देखिए रुझान इस तरफ बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली में भी यही देखिए हुआ। दिल्ली में देखिए सरकार बनी, उसमें भी मुस्लिम वर्ग ने बढ़ चढ़ के भागीदारी किया। ठीक है, ललन राय जी के पास आना चाहूंगी। ललन राय जी, लगातार देखा जा सकता है कि विपक्ष इस बात से डरा हुआ था, डरा रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी थी मुस्लिम लोगों की वो छीन ली जाएगी। लेकिन अब तो सरकार ने भी साफ कर दिया कि 2025 से पहले जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उन्हीं के पास रखी जाएगी। तो क्या अब समर्थन करेगा विपक्ष? उस पे जो है बिल लाए थे और इतने आंदोलन के बाद इनको वापस लेना पड़ा। आज अल्पसंख्यक मुस्लिम के लिए ये उनका विकास नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश में उनका विनाश कर रहे हैं। आज किस तरीके से अगला बिल ये ले आ रहे हैं, अगला तो ये ले आएंगे कानून कि देश हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा और भगाने की भी तैयारी है। ये लगातार जो विकास, लगातार प्रचारक भाजपा के जो बता रहे हैं कि रोजगार की बात करिए, व्यापार की बात करिए, किसान की बात करिए, आज यही तो सब लोग परेशान हैं। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कहाँ बात करता है। केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, लेकिन कितने पिछड़ों का कल्याण किया, कितने दलितों का कल्याण हुआ, कितने नौजवानों का कल्याण हुआ, कितने को नौकरी मिली है। अरे बड़ी शर्म की बात है यार, डबल इंजन की सरकार और विदेशों में तारीफ की जाती है कि 80 करोड़ जनता हम 5 किलो राशन दिया जाता है,
ये भारत में ऐसा होता है। अरे भारत की गरीबी को बाहर विदेशों में बताने की क्या जरूरत, इस तरीके की विदेशों को में बदनाम करने की क्या जरूरत है। आज जो ईवीएम के बल पर जो चुनाव की बात कर रहे हैं, अरे 37 सीटें तो खैर मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ, आपको इस बात से जरूर परेशानी है, लेकिन ये जो लगातार जो आपने उपचुनाव जीत करके आप जो है ताल ठोक रहे हैं, आपके प्रशासन, आपका दरोगा, आपका एसडीएम, आपके जो है सारा सरकार और बैठ करके वहां पर जो है धांधली करने का काम और वोटों में और ईवीएम में बदलाव करने के अलावा जो है आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं? वही रास्ता है, चल रहा है। अरे लोकसभा चुनाव के समय भी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उस समय क्यों नहीं हुआ? आप इस तरह के चुनाव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उन्हीं के उसमें जो है प्रबंधन में चुनाव हुए, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं हुआ। की सरकार चला रहे हैं ना, ये घमंड भी आपका चूर हो जाएगा। इस देश की जनता सब देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, कितने को रोजगार दे रहे हो, कितने किसानों का फायदा कर रहे हो, कितने महिलाओं का आप जो है फायदा कर रहे हो। देश का कानून, प्रदेश का कानून खराब है। आज बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहें कि ईद हम नहीं मनाते हैं। अरे भाई, संवैधानिक पद पर बैठ करके हम भाई क्रिश्चियन के भी त्योहार में शामिल हैं, हम ईद के त्योहार में शामिल हैं, हम हिंदू के उसमें त्योहार में शामिल हैं। आज सबको एक नजर से देखना चाहिए। ठीक है ललन जी, ठीक है, हिंदू मुसलमान मारे गए, दंगा हुआ जी ललन जी, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उसने क्या कुछ किया, इसमें दबाने कौन सी योजनाएं लेकर आई मुस्लिम समुदायों के लिए? जी ललन जी, आज कुछ नहीं किया है। मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं हुआ है, आज कुछ नहीं है। उनके मदरसा बंद कर दिए जा रहे हैं, उनको बंद कर दिया जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है मकानों पर। मुस्लिम के खिलाफ जो आंदोलन जो इन्होंने डबल इंजन के सरकार ने जो मनमाना काम शुरू किया है, इस बात का देश का एक एक बच्चा धर्मनिरपेक्ष शक्तियां बर्दाश्त नहीं करेंगी। ठीक है ललन जी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी सवाल पूछ रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उसने क्या कुछ किया मुस्लिमों के लिए, कौन सी योजनाएं लेकर आई उनके हितों के लिए? बिल्कुल जवाब दीजिए इसका ललन जी। हमारे सरकारों में बुलडोजर नहीं चला। हमारे सरकारों में अगर कोई अपराधी है तो उसके बच्चे को नहीं सताया गया, उसके घर के महिला को नहीं सताया गया, उसके मकान, उसके रसोई और उसके बर्तन को नहीं तोड़ा गया, उसको बेघर नहीं किया गया। इस तरीके की उत्तर प्रदेश में आतंकवाद की पराकाष्ठा करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी के 12 से 17 के दौरान ही हुआ, और भलाओ हाईकोर्ट का उसके हस्तक्षेप से मुकदमे वापस नहीं हो पाए, नहीं तो वो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। क्या करिएगा आप बोल के, वो भी आप देखिए ना। समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार बनेगी, आतंकवादियों के मुकदमे भी तो वापस ले रही थी, वो तो कोर्ट ने हस्तक्षेप करके मुकदमे वापस लेने नहीं दिए। अब इस बार उसका जवाब दीजिए ना, क्या वो जायज था? जनता है, आप मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा 2027 में नहीं आने वाली है। ठीक है ललन जी, ठीक है पंकज जी, ठीक है। आशीष जी के पास जाना चाहूंगी। आशीष जी, लगातार अब विपक्ष ये कह रहा है कि जो ये बिल ला रही है बीजेपी, वो पूरे वफ्त को खत्म करने का काम करना चाहती है। देखिए प्रिया जी, मैं लगातार कह रहा हूं कि जो ये इंडी गठबंधन है, इसकी नींव जो है वो झूठ पर बसी हुई है। और आपने अभी देखा, ललन राय जी भी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे, शिवपाल जी के साथ रहे हैं, बड़ा सम्मान मैं इनका करता हूं, लेकिन इनको टीवी पर बैठकर झूठ नहीं बोलना चाहिए और इस तरीके की भ्रामक चीजें टीवी पर नहीं बोलनी चाहिए। राजनीति करना ठीक बात है, लेकिन इस तरीके से मतलब ओछी राजनीति नहीं ठीक है। कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को देश से बाहर भगाने का स्कीम चल रही है। अब बताइए, मतलब ये कितनी हंसी वाली बात है। इसको कोई भी इसको सुनेगा कि मुसलमानों को देश से बाहर करने का यहाँ पर स्कीम बनाई जा रही, मतलब कुछ भी बोलेंगे। मतलब अरे कहीं तो रुकिए साहब, कुछ भी बोल डालेंगे। ऐसी राजनीति करोगे आप? मुसलमानों को यहाँ बाहर निकालने के लिए सोचा जा रहा है? क्या बात कर रहे हो आप? कौन सी ऐसी योजना ला दी गई है या कौन सी? यहाँ मुसलमानों को बसा रहे हैं, उनको जो आप लोग कभी मकान नहीं दे पाए,
हम लोग उनको मकान दे रहे हैं रहने के लिए, नल दे रहे हैं, आयुष्मान, हम उनके साथ उनका आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, हम उनको बसा के और उनका जीवन स्तर जो है उसको बढ़ाकर और अच्छा करने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर बैठकर बहुत झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे भगाने किसकी, ये कैसे भगाना होता है कि आदमी को आप अच्छी अच्छी सुविधाएं दे दो और आपको कह दो कि भगाने की बात है, तो ये ठीक बात नहीं है। इस तरीके की भ्रामक चीजें आपको नहीं बोलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में समझ रहा हूं कि इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है, और आप कह रहे हो, मैंने कहा कि आप बेरोजगारी पर बात करो, आप और ये जो सामाजिक मुद्दे इन पर बात करो, तो आप कह रहे हो यही लोग परेशान है। यही लोग अगर परेशान है तो भारतीय जनता पार्टी बार बार रिपीट क्यों हो रही है, क्यों जनता उसको सपोर्ट करे? आपके चश्मे से वो परेशान हो सकती, दिख सकती है कि वो परेशान है, लेकिन वाकई में जनता के लिए तो लगातार काम करे जा रहे हैं। एक से एक स्कीमें। आपसे अभी प्रिया जी ने पूछा कि आपने मुसलमानों के लिए क्या करा, तो आपने कहा कि नहीं, हमने उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलवाए थे। अगर कोई आतंकवादी उनको होता था, कोई अगर अपराधी होता था, तो हम उनके घर में बुलडोजर। तो आपने ये अच्छा करा उनके लिए कि आप अपराधियों को और बढ़िया काम करके दे रहे हो कि नहीं ठीक है आप कुछ भी करो, सब ओके है। यहाँ पर आप कैसी राजनीति करना चाहते हो? यहाँ पर अपराध मुक्त प्रदेश हमको बनाना, आप अपराध युक्त प्रदेश की बात कर रहे हो। तो जनता वाकई में देख रही है मंत्री जी, और इसी जनता के देखने के लिए ही आप 2017 में भी हारे, आप 2022 में भी हारे, और 27 में आप विश्वास मानिए एक ऐसी अप्रत्याशित हार आप लोग हारोगे जो आप लोगों ने शायद ही सपने में सोचा हो। जो कि लगातार जाति पर आप कितने दिन आप यहाँ पर राजनीति कर पाओगे? जातियां भी अब समझ रही हैं कि सिर्फ आप लोग उनका मोहरा बनाते हो, आप लोग उनके कंधे का इस्तेमाल करके उनका आप प्रयोग कर रहे हो। मुसलमानों का आप लोग प्रयोग कर रहे हो। आप मुसलमानों के लिए अच्छा काम कुछ नहीं करते हो, आप उनको कहीं ना कहीं इतनी ओछी राजनीति कर दे रहे हो कि आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक घृणा जो पैदा हो रही है, उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार इंडी गठबंधन है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का काम करा। ठीक है आशीष जी। लगातार आपके सांसद हैं वो बता रहे हैं राणा सांगा जो है वो गद्दार है, और जो हिंदू है वो गद्दारों की औलाद है। इस तरीके के आपके नेता, आपकी पार्टी का ये विचारधारा है, तो सोच तो जनता रही है कि इतनी ओछी राजनीति पर आप लोग उतर आए। और वो मौका क्या था वहां पर? क्या कोई औरंगजेब के ऊपर क्या संसद में कोई बहस चल रही थी? लेकिन अलग माहौल था, अलग बात हो रही थी, लेकिन एकाएक उनको ये बयान देना था, चूंकि ये बयान दिलवाया गया था। अबू आजमी आपके औरंगजेब को लेकर बात कर देते। भाई आप क्यों इसी इतिहास को आप लाना चाहते हो? इतिहास आप लाते हो, हिंदू मुस्लिम आप करते हो, और जब भारतीय जनता पार्टी जवाब देती तो आप कहते हो अरे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आप लोग। लाने वाले आप लोगों ना, औरंगजेब को आप लाए, गाजी सालार को आप लाए, आप ही लोग तो ला रहे हो ना। आपने गद्दार बोला, तो आप हिंदुओं के जो हिंदुस्तानी जो हीरो हैं उनको आप गद्दार जैसी श्रेणी से बताइए। आप मतलब मैं फिर बार कह रहा हूँ, ओछी राजनीति नहीं करी। आपको अगर करना है ना तो आप आइए विकास के मुद्दे पर लड़िए। और मैं तो कह रहा हूँ आप ये बता दीजिए ना, 2017 जब से आप हारे हो, आपने गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, महिला के लिए, युवक के लिए कितने आपने आंदोलन कर दिए। आप आंदोलन गिनाइए ना कि हमने ये देखिए हम इनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। आप सिर्फ ट्वीट की राजनीति करते हो और यहाँ टीवी पर बैठकर झूठ बोलने का काम करते हो। तो मंत्री जी आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं और आपका बड़ा सम्मान है। इस तरीके की बातें मत करिए जिससे समाज के अंदर में जो है एक जहर फैले, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में अलगाव पैदा हो। क्योंकि यहाँ मुसलमान को देश से निकालने की कोई रणनीति नहीं चल रही, यहाँ उनको और अच्छा उनका जीवन स्तर करने का यहाँ पर काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा करा जा रहा है। ठीक है आशीष जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री लल्लन राय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लल्लन राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता इनायत उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर लगातार जो सियासत है वो देखी जा रही है, जो विपक्ष है वो लगातार सवाल कर रहा है, साथ ही प्रदर्शन भी जगह जगह पर देखे गए। और आपको बताना चाहेंगी कि कल
इस बिल को पेश करने की बात कही जा रही है। लगातार जो विपक्ष है वो 12 घंटे इस पर चर्चा चाह रहा है, लेकिन सरकार ने इस पर 8 घंटे की चर्चा की बात कही है और देखा जा सकता है कि तमाम तरह के सवाल जो एक बार फिर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष जो है वो तमाम तरह की बयानबाजी कर रहा है वक्फ बिल को लेकर, और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी बात रखते हुए नजर आई। तो आज प्राइम डिबेट में हमने इसी पर चर्चा की और अपनी अपनी बातें यहाँ पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी रखी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।